हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज हम लोग चॉम्स्की हायरार्ची पढ़ने वाले हैं। चॉम्स्की हायरार्ची डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चॉम्स्की हायरार्ची में डिफरेंट ग्रामर, लैंग्वेजेस और उसके ऑटोमेटास को डिफाइन किया गया है और उसका रिलेशन मेंटेन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से चॉम्स्की हायरार्ची यहाँ पे मेंटेन की गई है। तो जो यहाँ पे सबसे पहले और स्मॉलेस्ट थिंग आएगा दैट इज़ योर RG। RG स्टैंड फॉर रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर जनरली टाइप 3 से बिलोंग करता है। फिर हायरार्ची में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हायरार्ची में नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, वो होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 ग्रामर। अबव दिस हमारे पास में एक और ग्रामर होता है जो हायरार्ची में उसके अपर लेवल पे आएगा, उसे कहेंगे हम CSG, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ये टाइप 1 ग्रामर में जाता है। और इसके अबव में एक और सबसे लास्ट में एक ग्रामर हम लोगों ने या फिर चॉम्स्की ने डिफाइन किया है, दैट इज़ योर UG, दैट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसे हम टाइप 0 ग्रामर भी कहते हैं। अब इससे रिलेवेंट क्या क्या ऑटोमेटाज यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रेगुलर ग्रामर से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज होगी उसे हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज, और उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो ऑटोमेटा होगा वो होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। अबाउट दिस जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिलेटेड होगा, वो जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज को कहेंगे हम CFL, दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और इसके सॉल्व करने के लिए जो ऑटोमेटा होता है उसे हम कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, जो हमने देखा है। इसके बाद में इसके अबाउ एक और लेयर होगी जिसे हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो ऑटोमेटा होगा उसे कहते हैं LBL, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और सबसे लास्ट में अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं REL या फिर RL, ऐसे भी कहते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में होता है ट्यूरिंग मशीन। तो रेगुलर ग्रामर इज बिलोंगिंग टू रेगुलर लैंग्वेज, उसी तरह से context free is belonging to context free language, context sensitive grammar is belonging to the context sensitive language, and unrestricted grammar is belonging to recursive enumerable language। तो यहाँ पे इसके जो एब्रीवेशन है उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले RG स्टैंड फॉर रेगुलर ग्रामर, RL स्टैंड फॉर रेगुलर लैंग्वेज, उसी तरह से CFG स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन CFL स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देन आता है हमारा CSG, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, CSL कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, देन आता है UG, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, यहाँ पे आता है REL, दैट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, देन आता है FA फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर आता है PDA स्टैंड फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा, देन आता है LBA स्टैंड फॉर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा,
और सबसे लास्ट में आता है ट्यूरिंग मशीन। सो दिस इज नथिंग बट द चॉम्स्की हायरार्ची। अब इसमें एक्सप्लेन करना क्या है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना है नंबर ऑफ ग्रामर। तो इन ग्रामर को किस तरह से एक्सप्लेन करें, चलिए एक एक करके इन ग्रामर की डेफिनेशंस को समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर का डेफिनेशन है ग्रामर is said to be regular if it is in the form of alpha tends to beta, where alpha and beta are the arbitrary string symbols of terminating, non-terminating or both। तो रेगुलर ग्रामर क्या है? रेगुलर ग्रामर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा फॉर्म में होना चाहिए। अल्फा बीटा क्या है? आर्बिट्ररी स्ट्रिंग सिंबल्स होने चाहिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या बोथ। इसमें और कंडीशन दिया है एंड मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड यहाँ पे सेकेंड कंडीशन दिया है अल्फा इज ऑलवेज बिलोंगिंग्स टू वी एंड बीटा इज इन द फॉर्म ऑफ बी डब्ल्यू और डब्ल्यू। अगर ऐसा है तो हम इसका डेफिनेशन कहेंगे या फिर इसे कहेंगे रेगुलर ग्रामर। तो बीटा में भी रिस्ट्रिक्शन है, अल्फा में भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो हो गया हमारे लिए रेगुलर ग्रामर। जैसे ही हम लोग बीटा का रिस्ट्रिक्शन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बीटा का रिस्ट्रिक्शन जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट ग्रामर आएगा वो ग्रामर होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है a grammar is said to be context free grammar if it is in the form of alpha tends to beta, where alpha and beta are the arbitrary string symbols of terminating, non-terminating or both, and mod of alpha is less than or equal to mod of beta and mod of alpha is belongs to v। अगर यहाँ तक आप लिखोगे तो वो डेफिनेशन हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। ओके, तो क्या है? अल्फा टेंड्स टू बीटा है, उसके बाद में क्या है? मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा है, और इसके बाद में क्या है? अल्फा इज बिलोंग्स टू वी है। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो उसे हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रामर आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के अंदर अल्फा टेंड्स टू बीटा चाहिए और मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा चाहिए। यहाँ से हमने ये रिस्ट्रिक्शन अगर रिमूव कर दिया तो जो नया ग्रामर अपीयर होगा उसे हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। सिमिलरली अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में हम अगर यहाँ से ये रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दें, मतलब हमारा अल्फा का जो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब लेंथ ऑफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा, ये अगर हम लोग रिमूव कर दें तो हमारे पास में जो ग्रामर आएगा वो होगा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो यहाँ पे सिर्फ गिवन है कि अल्फा टेंड्स टू बीटा फॉर्मेट में हमें प्रोडक्शन चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट द चॉम्स्की हायरार्ची। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों को समझना है कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन किसे कहेंगे। तो दोस्तों कैसे होता है कि ट्यूरिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंग्वेज गिवन है a टू द पावर ऑफ n, b टू द पावर n, c टू द पावर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इससे रिलेवेंट हम लोग ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है f ऑफ x, y, x प्लस y, तो इसके लिए भी हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं।
अगर हमारे पास में प्रॉब्लम है a टू द पावर n b टू द पावर n वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अलग अलग लैंग्वेज के लिए हमें अलग अलग ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तो सभी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करे ऐसा ट्यूरिंग मशीन जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो उस ट्यूरिंग मशीन को हम कहेंगे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। मतलब ऐसा ट्यूरिंग मशीन जो ये लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर सके, ये लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर सके, ये लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर सके। अल्टीमेटली हमें एक ऐसा मशीन डिज़ाइन करना है जो अदर ट्यूरिंग मशीन्स को कंप्यूट कर सके, अदर ट्यूरिंग मशीन्स को अंडरस्टैंड कर सके। तो उस ट्यूरिंग मशीन को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में होता क्या है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में हमारे जो ट्यूरिंग मशीन के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं, उन ट्रांजिशन को हम एनकोड करते हैं और एनकोड करने के बाद में वो एनकोडेड ट्रांजिशंस हम लोग प्रोग्राम्स के थ्रू पास ऑन करते हैं और फिर वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन उस एनकोड को रीड करके उसके अकॉर्डिंग टू हमारा आउटपुट जनरेट करता है। तो एनकोड करने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हुए चलते हैं कि सपोज करो कि एक ट्रांजिशन है हमारे पास में Q0A, देन Q1 स्टेट पे जा रहे हैं, A इज कन्वर्टेड इनटू B एंड द डायरेक्शन इज राइट हैंड डायरेक्शन। दूसरा ट्रांजिशन है Q0B, Q0 पे जा रहे हैं, उसे B कर रहे हैं एंड राइट हैंड डायरेक्शन। ये मैंने कंसिडर किया है, ये किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। कोई भी ट्रांजिशन, डेल्टा ट्रांजिशन आप कंसिडर कर सकते हो ट्यूरिंग मशीन का। तो इसे इनकोड करना है तो क्या करना है, आई एम गोइंग टू यूज 0 फॉर द इनकोडिंग एंड 1 एज अ सेपरेटर। So what is I am going to do, I am going to represent Q0 by 0, A by 0, Q1 by 2 times 0, B by 2 times 0, left by single 0, right by 2 times 0. Clear? So by using this we can encode this particular transition. कैसे? Q0, so whenever we start with the 111, it is representing that ये पर्टिकुलर इनकोड स्टार्ट हो चुका है। देन वी हैव Q0, तो Q0 इज एनकोडेड बाय 0, सो 0 सेपरेटर 1। देन A आएगा, A इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 0, तो ये ट्रांजिशन फिनिश होके अभी ये ट्रांजेक्शन पे जा रहे हैं, दैट 1। Q1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 times 0, then B is also represented by 2 times 0, then R is also represented by 2 times 0। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन जैसे फिनिश होता है, दैट इज गोइंग टू सेपरेट बाय 2 times 1 विद द सेकेंड वन। तो देखिए यहाँ पे 2 times 1 से मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन को सेकेंड ट्रांजिशन से सेपरेट कर दिया। जैसे ही 2 times 1 आएगा फिर से स्टार्ट करेंगे। Q0 इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल 0, B इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 times 0, then Q0 represented by single 0, B is represented by 2 times 0, then R is represented by 2 times 0, then ending also with 111। तो ये क्या बन गया है, ये हमारा एक कोड जनरेट हो चुका है फॉर द गिवन ट्रांजिशन। ये कोड हम लोग पास करेंगे टू द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इस कोड को रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग टू एक्ट करेगा। तो अब क्या हुआ कि हमने क्या किया है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट कर लिए और उसको एनकोड कर लिया इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। जैसे ही आपने इसको एनकोड कर लिया इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो आपको उसके लिए अलग से मशीन डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास में यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का एक प्रोग्राम होगा, वहाँ पे इस कोड को आपको पास करना है और ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन आपको एक appropriate output provide करेगा। So this is all about the universal Turing machine। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग डिफरेंस समझ लेंगे रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का। व्हाट इज़ रिकर्सिव लैंग्वेज? रिकर्सिव लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जो सॉल्व हो सकता है, मतलब जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। इसका मतलब होगा कि हमारे पास में एक मशीन होगा, जिस मशीन को हम लोग एक इनपुट देंगे W। अगर ये W बिलोंग्स टू द लैंग्वेज है तो हमें आउटपुट मिलेगा यस, अदरवाइज़ हमें आउटपुट मिलेगा नो। ये सिचुएशन जहाँ पे अपीयर होती है वहाँ पे हमारा आएगा रिकर्सिव लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो मशीन होगी वो मशीन होगी ट्यूरिंग मशीन। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई अ स्ट्रिंग W एज एन इनपुट टू द ट्यूरिंग मशीन और अ मशीन, अगर W बिलोंग्स टू द लैंग्वेज है तो आपको आउटपुट मिलेगा यस। अगर W इज़ नॉट बिलोंग्स टू L है तो आपका आउटपुट मिलेगा नहीं। एग्जैक्टली आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब आइदर इट इज़ इन अ लूप, या फिर ये लूप में जा सकता है या फिर ये रिजेक्ट करेगा। लेकिन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में ये रिजेक्ट या फिर लूप रिप्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको जनरली हम लोग एस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि रिकर्सिव लैंग्वेज आपको आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ यस और नो, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आपको आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ यस। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज़ थ्योरम विच इज़ रिलेटेड विद द रिकर्सिव लैंग्वेज एंड द रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो आज हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरम कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज़ रिकर्सिव, मतलब किसी रिकर्सिव लैंग्वेज का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो रिकर्सिव होता है। इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो डायग्रामेटिकली हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लोग एक मशीन कंसिडर करते हैं और इसे एक इनपुट कर देते हैं W, तो यहाँ पे रिकर्सिव लैंग्वेज अगर कहते हैं तो आपको दो टाइप के आउटपुट मिलेंगे, आइदर यस और नो। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला यस या फिर नो। तो हमने क्या कहा है, थ्योरम ने क्या कहा है कि रिकर्सिव लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव। ये तो हो गया रिकर्सिव लैंग्वेज। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लीमेंट कंडीशन अप्लाई कर दिया, दैट बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लीमेंट। तो यस का कॉम्प्लीमेंट होगा नो और नो का कॉम्प्लीमेंट होगा यस। तो देखिए रिकर्सिव लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो भी आपको रिकर्सिव लैंग्वेज का आउटपुट मिलेगा। देखिए अगर आउटपुट यस नो में है तो वो रिकर्सिव ही होगा। तो ये रिकर्सिव लैंग्वेज है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया, आउटपुट भी आपको यस नो फॉर्मेट में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2, यूनियन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेजेस रिकर्सिव। मतलब इफ आई एम कंसिडरिंग रिकर्सिव लैंग्वेज यूनियन विद अ रिकर्सिव लैंग्वेज देन द आउटपुट इज रिकर्सिव लैंग्वेज। तो इसको समझने के लिए फिर से हम लोग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। एक मशीन है जहाँ पे हमने एक आउटपुट प्रोवाइड किया W, इसका आंसर आया यस। अगर आउटपुट नो आता है तो हमने इसका आउटपुट इनपुट कर दिया टू द अनदर मशीन। ये आइदर आपको यस देगा या फिर आपको नो देगा। राइट, तो अल्टीमेट आंसर आपको आइदर मिलेगा यस और नो। सो रिकर्सिव मतलब यूनियन मतलब और कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में यस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज सेकंड कंडीशन में चेक करो। सेकंड कंडीशन में यस है तो आपको यस मिलेगा, सेकंड कंडीशन में नो है तो आपको नो मिलेगा। सो इन दैट वे वी कैन परफॉर्म द यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेज एंड द आउटपुट इज रिकर्सिव। व्हाई? बिकॉज रिकर्सिव लैंग्वेज सेड कि आउटपुट इज ऑलवेज अपीयर इन टर्म्स ऑफ यस एंड नो फॉर्मेट। तो देखिए W देने के बाद में आइदर विल गेट ए यस आउटपुट और नो आउटपुट। दैट अभी हमने जो थ्योरम देखा थ्योरम 2, जहाँ पे हमने देखा कि यूनियन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेजेस रिकर्सिव, ये केस 1 हो गया। सेम थिंग से थ्योरम 2 में केस 2 में पूछा जाएगा कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को यूनियन किया रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज से तो आउटपुट आएगा रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे एम।
क्योंकि यहाँ पे यस नो आउटपुट नहीं होता है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज ये आपको हमेशा आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ यस। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। ये है हमारा W एज एन इनपुट स्ट्रिंग। तो देखिए जैसे इसको आउटपुट देगा तो आइदर ये मशीन आपको यस देगा या फिर आपको ये मशीन आपको यस देगा। तो अल्टीमेट आपको आंसर मिलने वाला है यस। तो दो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का अगर आप यूनियन करोगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा, यस आएगा। सो ये है हमारा केस 2 इन थ्योरम 2। चलिए नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 कहता है इफ अ लैंग्वेज L एंड L' आर बोथ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, REL मतलब आउटपुट यस, देन L एंड L' इज रिकर्सिव, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिकर्सिव होगा। रिकर्सिव मतलब आपका आउटपुट आएगा इन टर्म्स ऑफ यस एंड नो। तो इसको चलिए देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं। M ऐसे दो मशीन्स मैंने डिज़ाइन कर लिए हैं। दैट मशीन इज़ बिलोंगिंग्स टू द लैंग्वेज L एंड दैट मशीन इज़ बिलोंगिंग्स टू लैंग्वेज L'। L and L' is suggesting L, if the language is L' is the complement of that language। अब इन दोनों लैंग्वेज को एक इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं W, राइट। अब देखिए W स्ट्रिंग अगर लैंग्वेज L में बिलोंग्स करेंगी तो आउटपुट देंगी यस। अगर वो लैंग्वेज L में नहीं होगी तो डेफिनेटली लैंग्वेज L' में होगी तो आउटपुट देगी यस। एम आई राइट? अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनपुट स्ट्रिंग W लैंग्वेज L से बिलोंग्स करेगा तो आउटपुट यस मिलेगा, अगर L से बिलोंग नहीं करेगा तो L' से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि ये हो गया हमारे लिए यस और ये हो गया हमारे लिए नो। L' से बिलोंग करेगा मतलब L से बिलोंग नहीं करेगा, L से बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब आउटपुट नो आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज L एंड L' अगर रिकर्सिव इन्यूमरेबल है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिकर्सिव करके कहलाया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरम नंबर 3।